तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यपालिका की, यानी कि पार्ट 9 में आपका जो रहने वाला है। और संविधान की बात करें तो संविधान का भाग 5 ये जो है रहने वाला है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में। पहले उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे। तो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होती है संघ की कार्यपालिका, दूसरी होता है राज्य की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, तो उसमें होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो उसमें होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता। ठीक है, तो ये था कार्यपालिका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान के, ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, किसका? संघ की कार्यपालिका का। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बनी होती है। अब बात करेंगे हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इससे पहले हमने जो है वो संविधान के भाग 4 जो है पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल 52 जो आपको क्या कहता है, तो वो आपको जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान के बारे में बताता है। यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। और राष्ट्र की एकता, अखंडता जो है राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी जो है कार्यपालिका शक्तियों का जो है प्रयोग करता है। ये सभी आर्टिकल 52 में दिए गए हैं। आर्टिकल 53 क्या कहता है? ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित है, इसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये आर्टिकल 54 में दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है, च से 54, च से चुनाव। ठीक है, च से 54, च से चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। इस तरह से आप ट्रिक बनाकर इसको जो याद कर सकते हैं। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? ठीक है जी, राष्ट्रपति का चुनाव आ गया, तो चुनाव कैसे होगा ये प्रक्रिया आपको हम बताते हैं कि निर्वाचन मंडल यानी कि जो एक संसद होती है। ठीक है, संसद में क्या होती है, उसके दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होते हैं? राज्य की विधानमंडल होती है। विधानमंडल में क्या होती है? विधानसभा होती है। ठीक है, तो विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ये आपने स्टार मार्क कर लेनी है। ठीक है, किसके? विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, उसके बाद आपने जो संघ यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन इन तीनों प्रदेशों में ही जो है विधानसभा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो की जाती है। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? जम्मू कश्मीर हमारा जो स्टेट बना दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के ही सदस्य जो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 55, प से 55, प से क्या होता है? प से 5 साल का कार्यकाल। ठीक है, प से 5। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा? ठीक है, आपको दिया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो एकल संक्रमण मत से होता है, और चुनाव गुप्त मतदान से होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जो है अनिवार्य है। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कितने अनुमोदक, कितने प्रस्तावक होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है अपने 50-50। ठीक है,
उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 56 की। ठीक है, आर्टिकल 56 यानी कि राष्ट्रपति की पदाविधि यानी उसका कार्यकाल छप गया, यानी कि पद धारण करने की तिथि से 5 साल तक राष्ट्रपति जो बना रह सकता है और वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है जी, महाभियोग की जो प्रक्रिया वो 61 की प्रक्रिया के द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अधिकतम 2 बार निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका की भी आपको बात ध्यान रखनी है, केवल 2 बार, लेकिन भारत में जो वो कितनी बार भी वो बन सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 57, ये कहता है कि राष्ट्रपति की भारत का जो राष्ट्रपति है वो 1 से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल आपका 58 यानी कि 58, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की अर्हताएं यानी कि योग्यताएं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना आवश्यक है, और जमानत राशि आपको 15,000 रुपये जो कि RBI में जमा होती है, और राष्ट्रपति चुनाव में कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत राशि जो जब्त हो जाती है। और नोट आपने क्या करना है कि लाभ के पद का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 59, इसमें क्या है, इसमें शर्तें दी गई हैं, यानी कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तथा राज्य विधान परिषद का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे उस सदन की सदस्य जो छोड़नी पड़ती है। यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो उसको क्या होगा, उसको जो है किसी भी सदन का अगर वो सदस्य है तो उसको उसकी योग्यता जो है छोड़नी पड़ती है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास यानी कि राष्ट्रपति भवन जो है दिया जाएगा। ठीक है जी, बिना किराया चुकाए। उसके बाद है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा जो है निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार जो प्राप्त होंगे, उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदाविधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 7, जिसमें है शपथ। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ जो है दिलाई जाती है, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसके द्वारा जो शपथ दिलाई जाएगी, अगर क्या है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है आर्टिकल 61 में कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है 5 साल पूरे होने से पहले, तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है जी, आधार क्या है, इसका संविधान का अतिक्रमण, यानी कि अगर वो संविधान के अनुसार कार्य ना करे, संविधान के बारे में गलत बोले तो उसको जो है हटाया जा सकता है। और ये सब जो है उसको 14 दिन पहले ही जो है राष्ट्रपति को इसके बारे में जो सूचित करना अनिवार्य है। यानी कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसको 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को बताना होगा। ठीक है, अब कैसे होता है ये सब प्रक्रिया हम समझेंगे। जैसे कि संसद होती है, संसद में क्या होगा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा क्या करेगी, बिल लेकर आएगी। ठीक है, महाभियोग का, उसमें संसद जो कुल संख्या के 1/4 सदस्य उसको अगर पास कर देते हैं, ठीक है, यानी कि सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित जो है वो करते हैं। उसके बाद जो है यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पास हो गया तो राष्ट्रपति के भाग लेने का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति को भाग लेने का अधिकार है राज्यसभा में, और सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्य उसको पारित करते हैं और राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। ठीक है भाई, हटाने की प्रक्रिया समझ ली कि तो किसी भी सदन में जो इसको लाया जा सकता है। उसके बाद अगर लोकसभा में बिल लेकर आते हैं तो उसका 1/4 सदस्य जो प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, और उसको 2/3 सदस्य उसको पारित करते हैं, तो उसके बाद बिल जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में क्या होगा, राष्ट्रपति को भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यदि राज्यसभा के 2/3 सदस्य को उसको पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है भाई, नोट आपने क्या करना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में संसद के सभी सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति के पद जो निम्न कारणों से भी रिक्त हो सकता है, या तो 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर, यानी कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए 5 साल का तो वो अपने पद से हट सकता है। ठीक है जी, या फिर व्याग पत्र दे दे,
यानी कि वो अपनी इच्छा से अगर वो त्याग पत्र देते अपनी, ठीक है जी, यदि या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा या फिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यानी कि जो चुनाव है उसको अवैध घोषित कर दिया जाए। ठीक है जी। साथ ही दोस्तों अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो उप राष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी जो उपस्थित ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो कार्यवाहक रूप में कार्य करता है। अब राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो पहली होती है कार्यकारी शक्तियाँ, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। और सरकार के जो समस्त शासन संबंधी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से जो किए जाते हैं। ठीक है भाई। और राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है जी। वित्त आयोग का गठन करता है, SC/ST आयोग और OBC आयोग का गठन करता है। अब विधायिनी शक्तियाँ कौन कौन सी राष्ट्रपति की? तो वो क्या कि संसद की बैठक बुला सकता है, यह आर्टिकल आपका 108 में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद सत्र भाषण कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है अनुच्छेद 108 में, जिसकी बात मैंने ऊपर भी कही की है कि संसद की बैठक बुला सकता है। उसके बाद है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो संसद को संबोधित करता है। अब वित्तीय शक्तियाँ यानी कि फाइनेंशियल पावर, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखता है। उसके बाद है न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है। यानी कि जो सर्वोच्च जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। उसके बाद है सैन्य शक्तियाँ। जो राष्ट्रपति है ये भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, वह तीनों सेनाओं जल थल वायु के जो है प्रमुखों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो CDS की नियुक्ति करता है और संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा तथा समाप्ति की घोषणा भी जो कर सकता है। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियाँ जो कि आती हैं आपका राष्ट्रपति आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 है और राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 है और वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 है। और राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। तो भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो जो शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है। यानी कि 3 प्रकार की इसको वीटो शक्तियाँ जो दी गई हैं। पहली है पॉकेट वीटो जिसको JV वीटो भी बोलते हैं, जब राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि पॉकेट वीटो होती क्या है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही रोके रखे तथा उसे उस बिल पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है। और पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में जो है उस समय के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो भारतीय डाक संशोधन के संदर्भ में जो किया गया था। ठीक है। ये आपने याद रखना है कि किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। ठीक है। उसके बाद है निलंबनकारी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यानी कह सकता है कि आप इस बिल पर दोबारा से विचार कीजिए। और संविधान संशोधन विधेयक एवं धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता क्योंकि ये विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। उसके बाद है अत्यधिक वीटो, अंत्यांतिक वीटो। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है जी। और राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। उसके बाद है यहाँ पर आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती है और इस शक्ति को भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संसद के दोनों सदन या फिर एक सदन सत्र में न हो तो तथा राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो 6 माह हो सकती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह की। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति जो कि अनुच्छेद 72 में दी गई है,
यानी कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। क्या क्या कर सकता है वो क्या है? संज्ञेय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को। राष्ट्रपति किसी दंड को क्या कर सकता है? पूर्णतः माफ कर सकता है, दंड को कुछ समय के लिए टाल सकता है, सजा को कम कर सकता है या फिर सजा की प्रकृति को बदल सकता है, जैसे कि मृत्यु दंड को जो है कठोर कारावास में। ठीक है जी। उसके बाद अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल जो कि मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, इसको सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। ठीक है भाई, राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 तक। सेकंड नंबर पर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 67। फिर तीसरे नंबर पर हैं जाकिर हुसैन, 1967 से 1969। ठीक है, पहले 3 याद कर लेने हैं आपके, और लास्ट वाले याद कर सकते हैं कि रामनाथ कोविंद बने थे 2017 से। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो कि आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो आपने हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति कौन है वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी। ठीक है जी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये हैं आपके द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में।